नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पिंदर चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद आप लोग बहुत शानदार, लाजवाब, शानदार होंगे। चलिए, तो आप सभी को पहले तो मैरी क्रिसमस और तुलसी पूजन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई हो। आप सभी पर भगवान की कृपा यूं ही बरसाए और आप सभी को अपनी मेहनत का फल भी यूं ही मिलता रहे। तो प्यारे साथी, करते हैं आज की क्लास को शुभारंभ, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का अपने प्यारे से इस परिवार में दिल से स्वागत करता हूं, रैंकर्स गुरुकुल पर और आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया है। थैंक यू सो मच आप सभी के इस प्यार के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी के इस जो आपने बहुत विश्वास अपने इस पूरे रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर दिखाया है। तो बच्चों, आज की इस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर देखो, एक बार ना प्लीज सिलेबस पूरा लिखवा दो। कल बहुत रिक्वेस्ट किया बच्चों ने, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सर आप जो पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हो ना, एक बार उसको लिखवा दीजिए, क्योंकि हमारा या तो वो हम लिख नहीं पाए या हमारे पास है नहीं। क्योंकि बच्चों, जब भी आप साइंस पढ़ते हो ना, विज्ञान, तो कहीं ना कहीं पर आपको सिलेबस लिखा मिलता ही नहीं है। जैसे मैथ पढ़ोगे तो मैथ के चैप्टर के नाम भी तुमको याद है कि कौन कौन सा चैप्टर होता है मैथ में। 30 चैप्टर होते हैं, कितने होते हैं, वो होते हैं। रीजनिंग के चैप्टर के नाम आपको याद होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के चैप्टर के नाम याद होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये वो। लेकिन साइंस की जब बात आती है ना, तो आप लोग ये ऐसे सोचते हो कि साइंस में कौन सा चैप्टर होगा। मतलब कहीं ना कहीं पे साइंस लिखा आता है या जर्नल साइंस लिखा आता है, सामान्य विज्ञान या विज्ञान लिखा आता है। तो आपको तो यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या होता है। हमको चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं आपको ये पता नहीं होता है। तो आज ना कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं सबसे पहले आज आपको क्या लिखवाने वाला हूँ, एक सिलेबस लिखवाने वाला हूँ। और देन हम आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पूरा सिलेबस एक बार मैं लिखवा देता हूँ। जिनके पास है वो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं लिखवा भी दिया होगा कभी ना कभी, तो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं लिखवा रखा होगा कि ये पूरा सिलेबस होता है साइंस का। लेकिन जिनके पास नहीं है ना पूरा सिलेबस, तो वो एक बार अपने पहले पेज पर या अपने जो पेज जहाँ जो कॉपी आप बनाते हो उसके पहले पेज पर इस सिलेबस को पूरा लिख दो। और फिर हम आज की इस क्लास की शुरुआत बच्चे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, जैसे हम क्या करने जा रहे हैं आज, पहले मैं सबसे पहले आपके लिए साइंस का एक बार ना पूरा सिलेबस लिख देता हूं, ताकि बच्चों आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि मैं मुझे पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है। ठीक है, अगर लिखवा रखा है ना आप लोगों को, और जिनका लिखा हुआ है वो 1 मिनट शांत हो जाएंगे, और बाकी 1 मिनट जिनका नहीं लिखा हुआ है वो इस पूरे सिलेबस को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, पानी ले आना एक बार। तो सुनो, तो अब हम क्या लिख रहे हैं बेटा, पूरा एक बार आपके सामने क्या लिख देते हैं, सिलेबस लिख देते हैं। और ये सिलेबस मैं दोनों सब्जेक्ट का लिखता हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे आपको दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ाने हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो और चाहे आपका क्या हो बेटा, फिजिक्स हो। ठीक है, तो सिलेबस हम पहले किसका लिख रहे हैं, हम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों सिलेबस लिखने आपके सामने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का एक बार हम आपको क्या कर रहे हैं, सिलेबस लिखवा देते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी एक चैप्टर को शुरुआत कर सकें। जैसे अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री के टॉपिक यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने केमिस्ट्री का लिख देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, मैटर आता है, यानी कि पदार्थ आता है। और आप ये मत सोचिएगा कि सर कि ये सीक्वेंस से ही चलते हैं क्या चैप्टर, नहीं भाई। मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ाता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लिस्ट लिखवा रहा हूँ, इस लिस्ट में से कोई भी टॉपिक मैं आपको वही पढ़ाता हूँ सबसे पहले, जो आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, और शेड्यूल हमारा क्लास का क्या रहेगा, आप सभी को मैं बता दूं कि आपकी क्लास 12 से 1 बजे तक डेली चलेगी। कितने दिन 5 दिन आपकी क्लास चलती है बेटा, 5 दिन आपकी क्लास चलती है। और 2 दिन आपकी छुट्टी रहती है। कौन कौन से 2 दिन, एक संडे को, कोशिश करूंगा संडे को भी तुम्हारी क्लास लिया करूं, बट ट्यूसडे आपका ऑफ रहता है, यानी कि मंगलवार को आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो आप इसको विशेष तरीके से ध्यान रखना, 12 से 1 बजे तक क्लास। बेटा एक बार मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। जैसे दूसरा चैप्टर हम जो पढ़ते हैं, मतलब ये ऐसे मत सोचना दूसरे नंबर पे ही आएगा, बस आप ये लिखो कि हाँ ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नहीं, आप चैप्टर के नाम लिखो, अम्ल, क्षार, और क्या लिखो आप लोग, लवण, ऐसे लिखें। अगला चैप्टर लिखें बेटा, अगला चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ना पहले पेज पर लिख लो बेटा इसको,
कॉपी जो बनाई होगी उसके पहले पेज पर लिख लो, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कार्बन वाला टॉपिक भी कहते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी इसको हम कहते हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, या जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक, ये भी हम कह देते हैं बेटा इसको, ठीक है। चलो अगला, ऐसे ही लिखते जाओ बेटा। अगला, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। अच्छा और बताओ तुम लोग मुझे गिफ्ट क्या देने वाले हो आज, तो सेंटा क्लॉज वाला, आज तुम सेंटा क्लॉज बन जाओ और मुझे क्या दो, प्यारे प्यारे से गिफ्ट दो। इतने प्यारे प्यारे से गिफ्ट मेरे लिए लेके आओ तुम लोग, सभी लोग लेके आएंगे ना मेरे लिए गिफ्ट। पांचवा लिखो, तुम आज सेंटा क्लॉज बनोगे कि नहीं बनोगे। अब तुम बोलोगे सर आप बनो, आप हमें गिफ्ट दो, मैं क्यों बनूंगा, आप बनोगे, ठीक है। धातु और अधातु, जल्दी से मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ। मैं तुमको गिफ्ट बहुत दे देता हूं, लेकिन आप नहीं देते कभी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन कौन गिफ्ट देगा मुझे आज, परमाणु की संरचना, ठीक है। चलो अपनी हुडी दे दो, लो वो तो मेरे कपड़े ही मांगने लग गए हैं, ऐसे मत करो भाई। पीरियोडिक टेबल, तुम तो मेरे कपड़े ही मांगने लग गए हैं। आवर्त सारणी, ऐसे थोड़ी होता है यार। आठवां लिखो बेटा, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया। बेटा मैं आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, दो, एक फिजिक्स और एक आपका केमिस्ट्री, ठीक है। तुलसी पूजन करते हैं तो तुलसी दे दो मुझे आप। चलो लिखो, आगे लिखें एटमॉस्फेयर, क्या लिखेंगे, वातावरण, वातावरण। आगे लिखें 10वां, पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक, ठीक है। 11वां लिखें बेटा, 11वां लिखें, यहां पे लिख देता हूं मैं, 11वां चैप्टर का नाम लिखें आप लोग, ठीक है। ये हो गया पॉलीमर। आगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र आप लोग लिखें 11वां। तो ये 11 चैप्टर्स आपके किसके अंदर हमने आपको लिखवा दिए, केमिस्ट्री का सिलेबस है बेटा, ये रसायन विज्ञान का सिलेबस है, ठीक है। बिल्कुल कह रहे हैं सर सिलेक्शन के बाद लेकर आएंगे, हाँ यही तो मुझे कहलवाना था तुम लोगों से, सिलेक्शन के बाद गिफ्ट लेकर आइएगा, ठीक है। चलो तो ये 11 चैप्टर केमिस्ट्री के बेटा। अब हम यहाँ पर किसका लिख देते हैं एक बार आपके सामने, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस एक बार लिख देते हैं, और फिर हम आज के इस क्लास को शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जरूरी था बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पर ना हम आपको एक और टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसे लास्ट जब होगा क्लास का आपका पूरा सिलेबस, तो हम आपको फ्यूल पढ़ा देंगे, फ्यूल वाला एक टॉपिक, मतलब ईंधन वाला टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। तो ऐसे तो कई ऐसे छोटे मोटे टॉपिक जो होते हैं ना बेटा, छोटे मोटे टॉपिक, जैसे एक टॉपिक आता है हमारा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, यानी मिश्रण तथा विलयन। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक तो बहुत सारे बन जाते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे चैप्टर, है ना, मिश्रण विलयन। तो आप उनकी चिंता मत करो बेटा, उनकी चिंता आप लोग मत करो, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक आपके हम आपको करवाएंगे ही, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आपके ये 13 चैप्टर्स के नाम हो गए। अब आप फिजिक्स के टॉपिक लिख लो, जैसे सबसे पहला हमारा आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या आता है बेटा, मात्रक और मापन। क्या आता है बोलो, मात्रक तथा मापन। दूसरे चैप्टर का नाम लिख लें आप, मोशन यानी कि गति, दूसरे टॉपिक का नाम लिख लें गति। तीसरे टॉपिक का नाम लिख लें आप लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, बल और गति के नियम, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम लिखें वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है बेटा। चलो बिल्कुल,
कोई भी ब्लॉक नहीं है। गरिमा कह रही है सर मैं ब्लॉक हूं क्या? ब्लॉक क्यों करूंगा बेटा? इतने प्यारे बच्चों को कोई ब्लॉक करता होगा? चलो, इतने प्यारे बच्चों को कोई ब्लॉक करता होगा बताओ। अगला लिखें हम, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बेटा। सभी लोग लिख लें इनको, जिनका नहीं लिखा हुआ, जिनका लिखा हुआ वो टिक करते जाएं कि हाँ हमने इतना सिलेबस लिख रखा है। छठा लिखें बेटा, लाइट यानी कि प्रकाश, या जैसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहेंगे बेटा, है ना, इसको हम प्रकाश की भी कह देंगे। आगे हम लिखें बेटा हमारा सातवां टॉपिक, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत धारा। अगला टॉपिक लिखें बेटा इसके अंदर आठवां, साउंड एंड वेव्स, ध्वनि तथा तरंगे। ध्वनि तथा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास होती है बेटा आपकी, हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी आपकी होती है, ठीक है। अगला, अगला लिखें नौवां बेटा, मैग्नेटिज्म यानी चुंबक वाला टॉपिक, चुंबकत्व जिसे कहेंगे हम। तो ये सभी बेटा चैप्टर्स के नाम होते हैं, चुंबकत्व हम जिसे कहेंगे। 10वां लिख लें बेटा, एक हमारा आता है टॉपिक यहाँ पर, ग्लास एंड सीमेंट। वो हम इसी में करवा देते हैं ना, या तो इसको फिजिक्स में कर लो या केमिस्ट्री में, बात एक, ये कहीं भी कर लीजिए उधर उधर, ठीक है। लिखो, यानी कांच तथा सीमेंट, कांच तथा क्या हो जाता है, सीमेंट। तो कितने टॉपिक हो गए बेटा हमारे, बोलो 10 चैप्टर के नाम हमने आपको फिजिक्स के अंदर लिखवा दिए। ऐसे ही हमारा बेटा एक लिख लें 11वां, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं बेटा, सरल आवर्त गति इसे कह देते हैं, सरल आवर्त गति। क्लियर। अगला लिख लें 12वां बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी इसके हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, नाभिकीय भौतिकी। क्या करवाते हैं भैया इसके, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको यहाँ पर। और अगला हमारा एक और लिख लें बेटा, क्या, मॉडर्न फिजिक्स। क्या लिख लें बेटा, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, आधुनिक भौतिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक भौतिकी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो ये सभी चैप्टर्स के नाम आपकी लिस्ट में हो जाने चाहिए। चलो, हाँ, आगे लिखें बेटा एक और, थर्मोडायनेमिक्स 14वें चैप्टर लिख लें। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट पढ़ते हैं, या तो आप इसको हीट कह दो या ऊष्मा गतिकी कह लो, या हीट कह लो, ऊष्मा या फिर ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा या फिर ऊष्मा गतिकी। तो ये सभी चैप्टर्स के नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये आपको आई थिंक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने हमने बेटा लिख दिया, ठीक है। इसके जितने भी चैप्टर्स ये लिखे हुए हैं ना फिजिक्स के अंदर, इनके सभी न्यूमेरिकल साथ की साथ करवाए जाएंगे। कोई बच्चा ऐसे पूछे सर कि हमारे रेलवे जैसे रेलवे की परीक्षाएं होती हैं बेटा, ग्रुप डी की परीक्षा होती है या कोई और एग्जाम होता है रेलवे का, तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, तो क्या सर अलग से करवाओगे? नहीं बेटा, हम ना हर चैप्टर के न्यूमेरिकल उसके साथ साथ ही करवाते रहेंगे। जैसे गति के उसके साथ करवाएंगे, ठीक है। जैसे आपका बल है, बल के न्यूमेरिकल उसके साथ, तो एक साथ आपके करवाएंगे, ठीक है। पूरा लेवल हमारा क्या रहता है बेटा पढ़ाने का, सीडीएस लेवल तक हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे रेलवे, एसएससी, या आपके वन डे एग्जाम जैसे आपका कोई भी है, उस सब को हम कवर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलें बेटा, अब चलते हैं हम यहाँ से आगे प्यारे बच्चों। तो आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, वो हमारा स्टार्ट होने वाला है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होने वाला है स्टार्ट, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर के नाम है बेटा। ये क्या है आपके, बोलो, चैप्टर के नाम है ये वाले। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ से शुरू करो या कहीं से भी शुरू करो, नहीं, वो मुझे पता है कि मैं कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा कौन सा बाद में, बस इन सब टॉपिक को पढ़ना है। इसका मतलब कहने का ये है, कहने का अर्थ ये है कि इन सब को पढ़ना है, बस इतना समझ लो बेटा, ठीक है। तो वो मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, छोटे छोटे बाबू, छोटे छोटे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुमको सब कुछ बराबर समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम, सबसे पहले कॉपी बना ली है ना तुमने, कॉपी बना रखी है सभी लोगों ने, अलग अलग कॉपी बना रखी है कि एक ही में लिखते हो फिजिक्स केमिस्ट्री? तो लिखो कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कार्बनिक रसायन विज्ञान।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेडिंग डाल लीजिए कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो। हाँ जी बिल्कुल दिलसाद जी, बिल्कुल हो गया है। अब सुनो मेरी बात, कार्बनिक रसायन विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहले आपको मैं इसका बेसिक पढ़ाता हूँ। यानी बेसिक का मतलब बेटा वीडियो को पीछे करके लिख लो। अतुल जी अगर आप लिख नहीं पाए ना, समय आपको चाहिए लिखने के लिए, तो आप वीडियो को रोक के और पीछे से उसको लिखते आओ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, रसायन विज्ञान को, अब सुनो, पहले ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, जब भी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी कि जब भी हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में ना इसको दो भाग में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? रसायन विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? दो। आप कहोगे सर तीन पार्ट्स में बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। मैं कहूंगा नहीं यार, मेनली यानी मुख्य तो दो ही होते हैं। मेन पार्ट्स कितने होते हैं केमिस्ट्री के? दो ही होते हैं बेटा, बिल्कुल। जैसे हमारे कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? दो। सबसे पहला हमारा आता है बेटा, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? कार्बनिक रसायन विज्ञान। और दूसरा जो हमारा पार्ट आता है, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा इसको? बोलो। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, मतलब इसको हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि कितने भाग हो गए, एक कार्बनिक होता है और दूसरा क्या होता है हमारा? अकार्बनिक। दो भाग में केमिस्ट्री को मेनली बांटा गया है, मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। बच्चों, अब बात आती है कि सर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको क्या कहते हैं? तो सुनो बच्चों, आपने ना कभी ना कभी नाइन्थ क्लास में, नौवीं क्लास में, आठवीं में या दसवीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल, या जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। क्या पढ़ा था आपने? एक बार यस लिखो कमेंट में यदि आपने पढ़ा था। कि आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं पढ़ा होगा कभी, बट आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, आवर्त सारणी। कितने बच्चों ने पढ़ी थी? पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको। अगर नहीं भी पढ़ी ना तो कोई परेशान मत होना कि सर हमने नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको पीरियोडिक टेबल, है कि नहीं? जल्दी से बताओ। बट तुमको पूछ रहा हूं कि क्या तुमने कभी देखी थी? वो टेबल बनती थी एक बहुत बड़ी सी ऐसे, है ना, एक टेबल सी होती थी ऐसे बड़ी सी बनती थी, जिसे हम आवर्त सारणी कहते थे। पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत सारे होते थे। और टीचर आपको कहता था कि भाई बोर्ड के पेपर दिए दिए होंगे आपने 10वीं या 12वीं में, तो टीचर कहता था कि भाई इनको ना याद कर लो 15 तक या 20 तक या 25 तक या 30 तक, याद करवाते थे टीचर। जैसे सबसे पहले क्या आता था? हाइड्रोजन आता था। याद है? टीचर याद करवाया करते थे कि ये काम आएंगे बोर्ड के पेपर में, इनको याद कर लो। सबसे पहले आता था हाइड्रोजन। तो आप जिन्होंने नहीं पढ़ी, चिंता मत करो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही अपने प्यारे बच्चों को। तो बेटा आपको पता है उस टेबल में छठवें नंबर पे, सिक्स पोजीशन पे कौन आता है? कार्बन। छठवें नंबर पे कौन आता है? उसमें कार्बन आता है ना? देखो गिन के देख लो आप। हाइड्रोजन पहले पे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो छठवें नंबर पे कौन आया? जल्दी से बता दो। छठवें नंबर पे कार्बन आया। तो बेटा ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ये इतना स्पेशल है, बहुत ज्यादा। मैं बताऊंगा कि वाई कार्बन इज स्पेशल, कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बट कार्बन के अध्ययन को, कार्बन का जो स्टडी किया जाता है, कार्बन के अध्ययन को हम पता है क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन का अध्ययन करना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की स्टडी करना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कार्बन या कार्बन से बनी हुई चीजें, है ना, कार्बन या कार्बन से जो चीजें बनती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं कार्बन या उसके कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहेंगे बेटा? यौगिक। ठीक है, कंपाउंड किसे कहेंगे? यौगिक। अब तुम पूछोगे सर यौगिक क्या होता है? अरे मेरे भाई, कार्बन जिससे भी जुड़ेगा ना, और जुड़ करके कुछ तो बनेगा ही बनेगा। जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ने लग जाए तो यौगिक बनेगा, है? तो बेटा कार्बन जिससे भी जुड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बन का यौगिक, मतलब कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ क्या पढ़ा जाता है, तो आप याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन या उसके कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है।
कार्बन या उसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन तथा इसके, कार्बन तथा, कार्बन तथा इसके यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी यौगिक किसे कहते हैं बेटा, यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं जो कार्बन से चीजें मिलकर बनती हैं। तो कार्बन तथा इसके यौगिकों का जो अध्ययन होता है बेटा, वो किसके अंदर किया जाता है, वो आपका ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान में किया जाता है। लेकिन इनको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर बाकी सब जो कुछ भी बच गया उस आवर्त सारणी में, उस टेबल में जो कुछ भी बच गया, वो सब कहां पर पढ़ा जाता है बेटा, इनऑर्गेनिक में। पता है आपको कि वो कितने होते हैं टोटल, वो जो आवर्त सारणी आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल, वो पता है कितने होते हैं उसमें, आपको तो 2-4 याद होंगे या 10 याद होंगे या 20 याद होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पता है उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं टोटल 118। कितने होते हैं उसमें टोटल, उसमें टोटल 118 होते हैं मेरे भाई, 118, सोचो 118 तत्व होते हैं उसके अंदर। तो बेटा कार्बन को छोड़ दो, बाकी सब जो बच गए उनको पढ़ना क्या कहलाता है, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कहलाता है बेटा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कार्बन, क्या बोलो बेटा, एक्सेप्ट कार्बन एंड कंपाउंड्स, यानी कार्बन तथा उससे बनी हुई चीजों को छोड़ दो, बाकी सबको पढ़ना क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। यानी एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब बेटा कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक के अलावा, के अलावा जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वो किस में पढ़ा जाएगा, आपका इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है मिथिलेश प्रजापति जी, सुनो बेटा। तो कितने बच्चों को, अब एक बार सभी साथी जिनको यहां तक समझ में आ गया यस लिखेंगे, सभी बच्चे जिनको आ गया है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथी, जैसे हमने क्या शुरू किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लिखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द, लिख लो बेटा ऑर्गेनिक, इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं पहले मैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, बेटा सब लोग यस लिखेंगे, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों कार्बन तथा कार्बन से बनी हुई चीजों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। लिख लो बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक, एकदम हाई लेवल। वो गाना सुना है, तू हाई लेवल की छोरी से मैं छोरा से जमींदारों का। तो याद रखना बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे, एकदम खतरनाक वाला। तो लिखो बेटा कार्बनिक रसायन विज्ञान, लिखो कार्बन तथा उसके यौगिकों के अध्ययन को, उसके यौगिकों, यौगिकों के अध्ययन को, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है बेटा हमने, ठीक है। हाँ, उसके यौगिक के अध्ययन को कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। बेटा नोट्स साथ की साथ बनाते रहना, हालांकि हम आपको दे देंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? अच्छा अब हम समझते हैं कैसे। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि सर एक बात बताओ, कंपाउंड का अर्थ क्या था, कि भाई जब भी कार्बन किसी से जुड़ेगा, कार्बन किसी से भी जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन का यौगिक कहलाएगा, यानी कि कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा। बट इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर कार्बन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि हम कार्बन को अलग एक ब्रांच में पढ़ रहे हैं, कार्बन के नाम पर अलग से एक केमिस्ट्री बनी हुई है। क्यों कार्बन इतना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकृति में, इस नेचर में कार्बन ही अकेला 118 के अंदर, टोटल कितने एलिमेंट होते हैं कुल तत्व, 118, 118 के अंदर कार्बन ही ऐसा है जो इस नेचर के अंदर सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, अकेला कार्बन, एकमात्र अकेला कार्बन 30 लाख यौगिक बनाने की क्षमता रखता है।
कितना, लगभग 30 लाख चीजों में कार्बन पाया जा सकता है। तो इसीलिए कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं, इतने सारे। तो उन सभी को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्यारे साथी कि कार्बन कैन फॉर्म अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, लगभग, अप्रोक्सीमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? लगभग 30 lakhs कंपाउंड, 30 lakhs कंपाउंड्स इन नेचर, कंपाउंड्स इन नेचर। तो प्रकृति में कार्बन कितने यौगिक बनाता है? लिखो, प्रकृति में कार्बन, प्रकृति में कार्बन लगभग, लगभग 30 लाख यौगिक बना सकता है, 30 लाख यौगिक बना सकता है, यौगिक बना सकता है। क्या आपको यहां तक क्लियर है सभी बातें? जल्दी से बता दो। 30 लाख यौगिक अकेला कार्बन बेटा बना सकता है, बिल्कुल मिलेगा बेटा। ठीक है, चलो, समझ में आया कि कार्बन को पढ़ना ये है, कार्बन जितने कंपाउंड बना सकता है, कितने, लगभग 30 लाख चीजों में कार्बन पाया जा सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 30 लाख तो टोटल हैं, बट ऐसा कोई तो कंपाउंड होगा जो पहला बना होगा कभी? भाई कुल यौगिक जो बना सकता है कार्बन लगभग 30 लाख, बट बेटा कोई तो पहला यौगिक बना होगा, पहला कंपाउंड कोई तो बना होगा। किसने बनाया, किसने उसको डिस्कवरी किया, खोज, कौन ऐसी चीज थी जो पहली बार खोजी गई और वो कार्बन से मिलकर बनी हुई थी? तो अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर कि सर ये बताओ कि पहला कार्बन से बना कंपाउंड कौन था, यौगिक कौन था? फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड या फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यानी कार्बन से बना पहला यौगिक क्या था? पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? पहला कार्बनिक यौगिक जो कि लैब में तैयार किया गया था एक वैज्ञानिक के द्वारा, और क्या नाम था उस वैज्ञानिक का और क्या नाम था उस यौगिक का? ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो पहली बार लैब में तैयार किया गया कार्बन से बना, उसका नाम था बच्चों यूरिया। आपने शायद कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा यूरिया, अगर आप किसान फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, किसान हैं, तो यूरिया के कट्टे आपने देखे होंगे जो खेतों में लगाए जाते हैं, देखे हैं? तो यूरिया इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका? यूरिया। और यूरिया का सूत्र बेटा याद रखना, फॉर्मूला अगर कोई पूछे ना यूरिया का, तो आप याद रखना यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2, पीछे भी NH2 होता है और बीच में क्या लिखा रहता है? CO। क्लियर है गरिमा बिटिया? चलो, और इसकी डिस्कवरी 1828 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना, फ्रेडरिच होलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फ्रेडरिच होलर के द्वारा की गई थी। और लैब के अंदर इसको तैयार किया गया था 1828 के अंदर। और भाई एक बात बताएं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बन वाली विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो जब इस व्यक्ति ने पहला कार्बन से बना हुआ कोई चीज डिस्कवर किया, कोई चीज खोजा, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को एक टाइटल दिया गया, एक नाम दिया गया। और वो जो नाम है ना, वो है क्या बच्चों? इस व्यक्ति को कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या बोलो बेटा? कार्बनिक रसायन विज्ञान का अगर हम आपसे पूछेंगे जनक कौन है, तो आप यही बोलोगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान, मतलब जो कार्बन वाली विज्ञान है उसका जनक, रसायन विज्ञान का जनक जो है वो कौन है बेटा? फ्रेडरिच होलर है, फ्रेडरिच होलर। तो डेली कितने बजे क्लास चलेगी बेटा आपकी? बोलना एक बार, टाइम टेबल नोट कर लिया आपने? 12 बजे आपकी डेली क्लास चलेगी, 12 से 1 बजे तक चलेगी। ठीक है भैया जी? तो कार्बनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? मिथिलेश बोल तो रहा हूं बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं। क्लियर है? तो 30 लाख में से सबसे पहला जो कंपाउंड यौगिक जो खोजा गया उसका नाम ये है। लेकिन यदि हम आपको पूछ लें कि सर दूसरे वाले का भी नाम बता दो, क्योंकि कई बार दूसरा भी पूछ लिया जाता है पेपर में, कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, मतलब दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा भैया? कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरे कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा, दूसरे कार्बनिक
यौगिक का नाम क्या होगा, तो आप ये याद रखना, दूसरे वाले का नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है भैया, एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं। इसकी खोज 1845 में की गई थी। कब की गई थी, 1845 में बच्चों। और 1845 में जिस व्यक्ति के द्वारा की गई उसका नाम है कॉल्बे। क्या नाम है, कॉल्बे के द्वारा। एक बच्चा पूछ रहा है सर लेवोजियर कौन है, तो लेवोजियर को तो पूरी विज्ञान का ही मतलब पूरी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका, केमिस्ट्री का फादर कहते हैं एंटोनी एल लेबोजियर। बट हम तो आपको किसका बता रहे हैं बेटा, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहे हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की खोज की गई फिर दूसरे नंबर पे 45 में, 1845 में कॉल्बे के द्वारा बच्चों। और भैया इसी को ना, एसिटिक अम्ल को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किससे, इसे इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको, बोलो। इथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। ठीक है भैया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH। ठीक है, इसको दूसरा समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से बता दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आपको और उसका भी फॉर्मूला यूरिया का याद रखना है बच्चों। बहुत अच्छे से याद रखना कि ये अम्ल जो होता है ना, कौन सा, एसिटिक अम्ल या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनोइक, ये पाया किस में जाता है, सिरका। आपने सुना है सिरका जो अचार में डालते हैं, या जब चाउमीन खाने जाते हो तो सिरका डाला जाता है जिसे विनेगर कहते हैं इंग्लिश में। तो विनेगर के अंदर ये पाया आपका जाता है कौन सा अम्ल बेटा, एसिटिक अम्ल या फिर इथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं। सबको बेटा यहां तक समझ में आया, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ बेटा, कितने बच्चों को यहां पर समझ में आ गया है। तो अब तक आपने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लिया, दूसरा आपने समझ लिया। अब दो बात और हम समझ लेते हैं। बिल्कुल पेन पतला कर लीजिए, ठीक है भैया, पेन को पतला कर लेंगे। अब तुमको ऐसी ऐसी छोटी छोटी भी प्रॉब्लम होती हैं क्या, पेन को मोटा कर लो गुरुजी, पेन को पतला कर लो, पेन को बदल दो सर जी। सर जी ये जो टोपा है ना, इसको लगा के पढ़ाओ, आप एक बार ऐसे टोपा लगाओ और फिर पढ़ाओ सर। कल से ना चश्मा पहन के आना क्लास में, तब पढ़ाना। ये छोटी छोटी शिकायतें कब तक करते रहोगे, जल्दी से बता दो। प्रीति उपाध्याय जी, भैया कोशिश करेंगे प्रीति बिटिया कि डलवा दें आज ही पीडीएफ। ठीक है, चलो चलें आगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब दो सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। कि अगर हम आपसे पूछें भैया कि कार्बन जो होता है परसेंटेज कितना होता है हमारे वातावरण में, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम पूछें एटमॉस्फेयर के अंदर कितना पाया जाता है कार्बन का प्रतिशत, क्या होगा वातावरण में कार्बन का प्रतिशत, वातावरण में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा परसेंटेज में, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है भैया, चलो अगला अगर हम आपसे पूछेंगे कि परसेंटेज बताना है दोबारा से आपको, और किसका बताना है, कार्बन का ही बताना है, बट किस में बताना है, अर्थ की क्रस्ट में बताना है कि भूपर्पटी जिसे कहते हैं, यानी कि धरती की सतह पर कितना होता है, धरती की सतह पर कितना प्रतिशत होता है, आपको ये भी बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर होता है 0.02% और यहाँ पर कितना होता है 0.03% होता है। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओ एच मीन्स बेस होता है, नहीं भैया ओ एच मीन्स बेस नहीं होता है हमेशा, ओ एच बेस नहीं। आप उसको पूरा देखो बेटा, वो COOH है। ठीक है, ऑइक एसिड कहते हैं उसको, ऑइक एसिड पढ़ा देंगे आपको जब इसमें है ना नाम, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। चले आगे। तो ये दोनों ही सवाल आपको क्या हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे हम चलते हैं। एक एक टॉपिक को बारीकी से आपको समझते हुए चलना है बेटा।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब हम पता है अभी तक तो हमने चैप्टर के बारे में समझा कि भैया चैप्टर जो है हमारा क्या नाम था जिसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कहाँ से शुरू होता है ना, ये हमने समझा। बट अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों कि आखिरकार जब हम इस चैप्टर में कार्बन को पढ़ ही रहे हैं तो व्हाट इज कार्बन, कार्बन ही क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या हेडिंग डालोगे प्यारे साथी, आप हेडिंग डालो कि सर कार्बन क्या होता है। क्या हेडिंग डालोगे आप, कि सर कार्बन क्या होता है, कार्बन। ठीक है, आप हेडिंग डालो कार्बन क्या होता है। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई हर एलिमेंट का, हर हर तत्व को दर्शाने का क्या होता है बेटा, एक सिंबल होता है। भाई जैसे हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो। हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एच से। नाइट्रोजन को किससे करते हैं, एन से करते हैं। ऑक्सीजन को किससे करते हैं, ओ से करते हैं। तो हर किसी को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि दर्शाने का क्या होता है बेटा, एक चिन्ह जरूर होता है। तो कार्बन को किससे करते हैं, सी से। अच्छा आप मुझे कमेंट करके ये बता दो। हाँ, जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है कंटेंट आप कम है, कम है क्या कंटेंट, अरे मेरे भाई कंटेंट अभी तो बेसिक, आज की क्लास के ऊपर मैंने क्या लिखवाया था, बेसिक ऑफ कार्बन। तो अभी छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं। ये चैप्टर एक दिन में नहीं, 4 दिन में पूरा होगा, 4 घंटे में। अभी तो पहला ही घंटा चल रहा है जिसमें मैंने सिलेबस लिखवाया आपको। ठीक है, तो 4 घंटे में पूरा होगा बच्चे ये। कंटेंट इतना है कि तुम बस डॉक्टर नहीं बन पाओगे, और बाकी सब कुछ तुम बन जाओगे। डॉक्टर क्यों नहीं बन पाओगे, डॉक्टर के लिए थोड़ा सा और मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बन जाओगे तुम। रेलवे में भी लग जाओगे, एसएससी में भी लग जाओगे, और जितनी भी नौकरी के पेपर दोगे सब में लग जाओगे, बट डॉक्टर नहीं बनोगे। इंजेक्शन नहीं लगा पाओगे किसी को हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, तो कार्बन के बारे में अब हम समझते हैं। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि कार्बन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे आता है बेटा, बताओ। तो आप बोलोगे कौन से नंबर पे आता है, 6 पोजीशन पे, छठवें नंबर पे। जैसे आप गिनना स्टार्ट करो, हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और छठवें पे कौन आया, 6 नंबर पे कार्बन। तो बेटा इस टेबल में जो जिस नंबर पे आता है ना, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताओ। अगर हम आपसे पूछें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। क्योंकि इस टेबल में जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है। अच्छा, तो इसका एक चीज आपको अलग से याद रखना है कि सर इसका एटॉमिक मास कितना होगा, मतलब इसका परमाणु भार कितना होगा। तो आप याद रखना इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, 12। ठीक है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर पूछूंगा तो क्या होगा, 6। एटॉमिक मास पूछूंगा तो 12। तो छठवें नंबर, अच्छा बच्चा याद रखना हमेशा नीचे जो लिखा जाता है वो नंबर, और ऊपर जो लिखा जाता है वो मास। किसी भी एलिमेंट के नीचे, किसी भी तत्व के नीचे उसका नंबर लिखा जाता है, और उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, उसका मास। कोई भी बालक ये नहीं बोलेगा कि सर डबल होता है क्या, जी भैया डबल नहीं होता। वो आपको याद करना पड़ेगा, मास आपको याद करना पड़ेगा। नंबर क्या होता है, नंबर आपको ये बताता है कि वो टेबल में कौन से नंबर पे है। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, आप जब गिनोगे ना टेबल में, तो ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक 8 होगा। ठीक है, जो जिस नंबर पे, सोडियम 11वें नंबर पे आएगा तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बच्चों जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका एटॉमिक नंबर। मास आपको याद करना पड़ेगा, 12। नीचे लिखा जाता है नंबर, ऊपर लिखा जाता है मास। अब मैं अगर बात करूं प्यारे साथी कि ये क्या बता रहा है आपको, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु का क्रमांक। परमाणु, जब आप एक एटम को देखोगे, जब आप किसी एक एटम को देखोगे, एक परमाणु को जब आप देखोगे बेटा, जैसे हमने कहा ये एक एटम है, क्या है ये, एक परमाणु। इसके अंदर पता है क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा इसके अंदर, नाभिक। जब आप किसी एक एटम को देखोगे ना, जब आप किसी
एक परमाणु को देखोगे, ये परमाणु है, बाहर वाला गोला जो है ये क्या है, एटम। तो 12 कैसे होगा भाई, ये याद करना पड़ेगा, बार है आपको याद करना पड़ेगा। कोई ये मत बोलना कि डबल होता है। अंदर वाला जो गोला है ना बेटा, इसे हम कहते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर देखो भैया, कोई भी एटम जब हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर का नाम भी हमने लिखा था एटम, परमाणु, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि नाभिक पाया जाता है। शिवानी साउंड कम है बेटा, इससे तेज नहीं बोल पाऊंगा, मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तेज बोलूंगा तो मेरी एनर्जी लॉस्ट होगी और मुझे 12 घंटे लगातार पढ़ाना है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बिटिया। ठीक है, तो आपको इतने तेज में ही क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। हेडफोन लगा लो एक, है ना, उसमें आपको आवाज़ क्लियर आती है, क्योंकि आप तो सोचते होंगे कि आपके बाद तो सर की छुट्टी हो जाएगी, सर तो आराम से घर जाके सो जाएंगे। सर को रात के 9:30 बजे तक पढ़ाना है, क्योंकि सर की क्लास यूट्यूब पर, आरजी स्टेट एग्जाम जो यूट्यूब है उस पर एक फ्री क्लास चलती है रात के 8 बजे, रेलवे वाले बच्चों के लिए, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, एनटीपीसी वाले बच्चे और सभी रेलवे वाले बच्चों के लिए, रात को 8 बजे। तो आप भी देखा करो उसको, फ्री है वो सबके लिए, लक्ष्य बैच की क्लास जो चलती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा सर जाके सो जाएंगे, सर को 9 बजे तक पढ़ाना है बेटा। अब सुनो, तो ये नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके बाहर जो घूमते रहते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं इसके बाहर, इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कार्बन का जो एटम होगा, कार्बन का जो परमाणु होगा, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, कार्बन का जो परमाणु है, एटम, इसमें कितने तो प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितने इसके अंदर क्या होंगे, आपके न्यूट्रॉन होंगे। आप ये मुझे पहले बता दो, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। क्लियर है? चलो अब मेरी बात सुनो, इसको निकालने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको निकालने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलता है कितने होंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, जो कुछ भी मैं यहां लिख रहा हूं बस उसे याद रखना, इसके अंदर जो लिखूंगा। प्यारे साथी, आपको याद रखना है कि जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु क्रमांक जितना होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जितना होता है, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है, और जितने किसी के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आप ये बताओ कि एटॉमिक नंबर कितना था, 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 6। ये तीन चीजें हमेशा बराबर होती हैं। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहां से न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। भाई आपको अब क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। बच्चों न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। क्लियर? किसमें, ऊपर वाला जो मास लिखा रहता है ना, भार कितना है, 12 है, उसमें से इस क्रमांक को घटा दो, 6 को, तो वो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। थैंक यू सो मच ज्योति। चलो तो 12 में से, यानी कि मास में से क्या घटाते हैं बेटा, यानी भार में से नंबर जो क्रमांक है उसे घटा देते हैं। तो बच्चा 12 में से जब 6 को आप घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी आ जाएगी, आपकी 6। तो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है? कितने साथियों को क्लियर है, बिजली से बता दो भाई। कितने साथियों को यहां तक हमारी बात समझ बेटा बस एक चीज मांगता हूं आपसे, प्रॉमिस करोगे आज? आप प्रॉमिस करो कि सर आप ना क्लास को स्किप नहीं करोगे। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर अगर इस क्लास से नहीं फंसा दिया ना तो मेरा भी नाम बदल देना आप। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को जब आपको पढ़ाऊंगा तो सवाल बाहर आ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी हार्ड हो। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, हर बालक के दिमाग में घुसा दूंगा कंटेंट को। बस आप एक प्रॉमिस करो कि सर आप ना प्लीज कुछ भी हो जाए, 12 बजे जो क्लास चलेगी उसको स्किप नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने क्लास छोड़ दी ना, जैसे मान लो आज आपने पढ़ा और कल को आप इस नहीं आए 12 बजे, तो फिर तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और 4 दिन तक ये चैप्टर चलेगा, तो फिर तीसरी क्लास आपको कब समझ में आएगी, जब आप सेकंड को नहीं लोगे तो तीसरी क्यों आएगी आपको?
समझ में आया बेटा? अब कल को कोई बालक आएगा तो कल को उसको क्यों समझ में आएगा, जब तक वो आज वाली क्लास को नहीं देखेगा। तो आप प्लीज मत करना, स्किप नहीं करना एक भी क्लास। ठीक है, चैप्टर तो तभी पूरा होगा ना जब 4 दिन आप लगातार देखोगे इसको। चलो, तो आप याद रखना कि प्रोटॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, और न्यूट्रॉन भी आपके कितने हो गए, 6। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 6 हैं अंदर, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं लो, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, अब भैया एक वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम होता है नील्स बोर। क्या होता है बेटा? एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम पता है क्या होता है? नील्स बोर होता है। अभी ना हम देखो, यहां से तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये लिख लिया आपने। अब एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा जिनका नाम होता है नील्स नील्स बोर। अब वो पता है क्या बोले? वो बोले कि सर देखो ऐसा है, नील्स बोहर इनका नाम है। इन्होंने पता है क्या बोला? कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब भी चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे किसके बाहर चक्कर लगाते हैं? न्यूक्लियस के बाहर। नाभिक के बाहर जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनके घूमने के लिए 4 रास्ते होते हैं। यानी राउंड लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए कुल रास्ते कितने होते हैं? किसने बताया बेटा? नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कितने रास्ते होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला रास्ता के होता है, एल होता है, एम होता है और एन। ये 4 रास्तों पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी चक्कर वक्कर ऐसे लगाते रहते हैं। हमने कहा सर ऐसा है क्या? बोले हाँ जी ऐसा ही है। 4 रास्ते होते हैं, और मैं इनको ये भी कह सकता हूँ 4 ऑर्बिट होती हैं। ऑर्बिट का मतलब ऐसे समझो कमरे हैं, ये रूम, कक्ष, कक्ष कह लेते हैं। हमने कहा सर कैसे घूमते हैं? बोला कि सर देखो ऐसा है, पहला वाला जो कमरा है ना ये छोटा है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले वाले में। दूसरा वाला जो कमरा है जिसका नाम एल है, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इतना बड़ा है। तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। और चौथा वाला जो है एन, ये सबसे बड़ा है, इसमें 32 तक आ सकते हैं, 32 से ज्यादा इसमें भी नहीं आएंगे। क्लियर? तो नील्स बोर ने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 रास्तों पर भगते हैं। 4 रास्तों के क्या नाम है? के, एल, एम, एन। उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इतनी ही हो सकती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, दूसरे में 8 से ज्यादा, तीसरे में 18 से ज्यादा, और चौथे में 32 से ज्यादा। अब हमारे पास, अच्छा सर इन्होंने ना एक नियम दिया था बेटा, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले का नाम होता है 2n² सूत्र। क्या होता है उस फॉर्मूले का नाम बेटा? ये फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है कक्ष में, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो कौन से फॉर्मूले से पता चलता है? 2n²। यदि आप n की जगह 1 रखोगे, एक n की जगह, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। आप n की जगह 2 रखो, 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में 2 का गुणा 8 आएगा। एन की जगह 3 रखो, 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में 2 का गुणा 18 आएगा। एन की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 2 का गुणा 32 आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। अब हमारे पास आपने देखा कि कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो? कार्बन के पास तो भैया, कार्बन जो है ना, कार्बन, इसके पास तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आप 6 को अलग अलग रास्तों में बांट के दिखाओ। चलो कौन बताएगा सबसे पहले? भाई 6 इलेक्ट्रॉन को जब बांटोगे तो पहले वाले के में कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि के में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो पहले वाले में 2 आ गए। ठीक है, अब दूसरे में कितने आएंगे? जब 6 में से 2 पहले में आ गए तो कितने बच गए बेटा? 4 बच गए। भाई 4 बच गए, लास्ट वाले में कितने बच गए? 4। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं, दूसरे वाले में। क्लियर है? बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं। इसीलिए पता है कार्बन को क्या कहा जाता है? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए कार्बन को कहा जाता है, लिख लो, कार्बन, कार्बन इज कॉल्ड
कार्बन, चलो आगे लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ थोड़ी सी, इसीलिए कार्बन को क्या कहते हैं कि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आया बेटा? देखो अभी बताता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन का कहने का अर्थ ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कि आउटर आउटर मोस्ट जो सेल है ना, जो बाहरी कमरा है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम साइंस की लैंग्वेज में, विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, बाहरी कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से बता दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी, बेटा वैलेंसी भी यही होता है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी, वो 4 ही होती है। कितनी होती है? 4। इसीलिए बच्चों, इसीलिए सो कार्बन इज कॉल्ड, सो कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। क्या कहा जाता है इसको? टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? 4 वेलेंसी वाला, यानी 4 संयोजकता वाला, या चतुष्फलक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कार्बन को चतुष्फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट चतुष्फलक कहते हैं। क्या आपको इतना याद हो गया? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ाया, ये आपको पता है याद कब होगा? जब आप, अब खत्म हो चुकी क्लास, इसके बाद एक बार जब आप इसे घर रिवीजन करोगे ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। यहीं से आगे कल फिर 12 बजे हम पढ़ेंगे। यहीं से आगे कल हम 12 बजे पढ़ेंगे। बस आप एक काम कर लेना, अभी क्लास बंद कर रहा हूं मैं, क्योंकि 1 बजने वाला है, 1 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। एक काम कर लेना कि अभी आप कॉपी बंद मत करो, एक बार रिवीजन कर लो जितना भी पढ़ाया, उसके बाद कॉपी बंद कर लेना। ये आपका हो गया, आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और इससे आगे पढ़ना हम कल शुरू करेंगे बेटा। ठीक है? हाँ, रात की 8 बजे वाली यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है, उसको ज़रूर देखा करो, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा, जो कि आरजी स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर लक्ष्य बैच हमारा चलता है। तो साथी एक बार इसको, अपनी कॉपी को अभी बंद नहीं करेंगे, क्लास मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ से आगे, जस्ट यहीं से आगे कल हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार जितना पढ़ाया उसको एक बार अपनी को रिवीजन कर लो। ठीक है, बाकी ये आपका हो गया। समझ में आया होगा अच्छे से? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। 2n² बेटा एक नील्स बोर ने सूत्र बनाया था, जिसमें n की संख्या 1 2 3 4 रखोगे तो KLMN में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। थैंक यू सो मच, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे कल फिर 12 बजे।